रिकॉर्डिंग। कल भी ऐसा हुआ था कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही। चले, तो मैकेनिज्म इस तरह होता है डिसीजन ट्री का कि पहले हमने स्प्लिटिंग करनी होती है अपने मेन नोड से। स्प्लिटिंग है कि आपका जो एक मेन नोड है उसको फर्दर सबसेट्स में जो है ना डिवाइड करना है, फीचर्स की बेस पे, वैल्यूज की बेस पे, कंडीशंस की बेस पे, कुछ रूल्स की बेस पे जो है ना उनकी स्प्लिटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, उसका रूल कैसे बनेगा कि अगर वो 6 घंटे से ज्यादा स्टडी कर रहा है तो वो पास होगा या नहीं, या फेल होगा। तो इस तरह की यस या नो में फिर स्प्लिटिंग हो जाएगी कि ग्रुप्स बन जाएंगे उसके, जिस तरह ये स्प्लिटिंग हो रही है। नेक्स्ट होता है फीचर सिलेक्शन का स्टेप किया जाता है। फीचर सिलेक्शन के डिसीजन ट्री जो है वो चेक करता है कि बेस्ट सेपरेशन कौन सा डाटा दे रहा है। इसी मकसद के लिए जो है ना हम आगे मैं पढ़ाऊंगा कि इंफॉर्मेशन गेन भी यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कितनी एक अनसर्टेनिटी है जो हमारा जो स्प्लिटिंग डाटा आया है उसमें। अगर हमारे पास हायर इंफॉर्मेशन गेन हो गया तो बेटर स्प्लिट होती है। अगर लोअर हुआ तो फिर वो बेटर स्प्लिट हमने नहीं किया होता, फिर हमें दोबारा से एक और जो है ना चेक करना पड़ता है कि किस नोड को हम बेटर स्प्लिट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इसमें होता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग ये कि कुछ अननेसेसरी जो ब्रांचेज होती है ना ट्री की, ठीक है, तो उनको आपने कट कर देना होता है। क्योंकि जो बहुत ही डीप ट्रीज होते हैं ना वो ट्रेनिंग डाटा को मेमोराइज करने लग जाते हैं, या फिर वो नॉइज को लर्न करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना ओवरफिटिंग का, मतलब कि जब डीप ट्रीज बनने लग जाती हैं तो वो उनमें मेमोराइजेशन आ जाती है, उनमें नॉइज आ जाती है कि वो न्यू डाटा पे सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, वो ट्रेनिंग डाटा पे सही परफॉर्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है ओवरफिटिंग का। अब ये जो लास्ट स्टेप होता है ना कि प्रोनिंग का, कि एक तो इससे अननेसेसरी जो ब्रांचेस बन रही होती हैं, फर्स्ट करें इसमें अगर कोई अननेसेसरी ब्रांच बन रही है तो हमें उसको कट कर देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो ट्री है वो छोटा बनेगा, उसका साइज स्मॉल होगा। इससे जनरलाइजेशन इंप्रूव होगी और कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं उसमें, कि हम कोई भी एल्गोरिदम पढ़ रहे होते हैं तो मॉडल्स किस तरह लर्न करते हैं ये जानना भी जरूरी होता है। तो इसकी दो जो है ना कैटेगरीज होती हैं, एक तो पैरामेट्रिक मॉडल्स, दूसरा नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स। पैरामेट्रिक मॉडल्स एज्यूम करते हैं एक फिक्स्ड फॉर्म या शेप, जो उनका फंक्शन होता है उसकी, जो कि इनपुट को आउटपुट के साथ मैप कर रहा होता है। इनमें पैरामीटर में क्या होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, चाहे आपका जो डाटा सेट है वो कितना ही क्यों ना लार्ज हो जाए, वो मैटर नहीं करता। इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। ये जो पैरामीट्रिक मॉडल होते हैं वो डाटा को समराइज कर रहे होते हैं कुछ पैरामीटर्स की बेस पे, और प्री डिफाइन जो इक्वेशन होती है उससे लर्न कर रहे होते हैं। मेन ये कॉन्सेप्ट है इसमें पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग मॉडल्स में कि एक तो ये कि फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, दूसरा ये है कि फास्ट ट्रेनिंग हो रही होती है क्योंकि समराइज कर रहे होते हैं डाटा को कुछ ही पैरामीटर्स यूज करके। और एक इसमें ये ड्रॉबैक होता है कि ये थोड़ा लैक्स फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट है कि नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स। ये क्या होते हैं कि जो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स होते हैं वो अज्यूम नहीं कर रहे होते कि कोई भी फिक्स्ड फंक्शन हो या फिक्स्ड फॉर्म हो किसी भी फंक्शन की। ये
पैरामीटर्स डाटा के साथ ग्रो हो रहे होते हैं। कि जो नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स होते हैं वो जैसे ही डाटा ग्रो कर रहा होता है या ज्यादा डाटा बन रहा होता है, वो डायरेक्टली उसी डाटा की बेस पे लर्न कर रहे होते हैं। ना कि जो पहले से, जैसे पैरामीट्रिक मॉडल्स में होता है कि फिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं होते। और उसमें क्या होता है कि फार्मूला की बेस पे एज्यूम करके वो लर्न कर रहे होते हैं, इसमें फार्मूला की बेस पे एज्यूम करके लर्न नहीं कर रहे होते। नॉन पैरामीट्रिक मॉडल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट डाटा से ही लर्न कर रहे होते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड इक्वेशन नहीं होती और ये हाईली फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ही डाटा ग्रो हो रहा होता है, ये वैसे ही डायरेक्टली लर्न कर रहे होते हैं। और ये ज्यादा बेहतर होते हैं। जो हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है उसमें कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स बनते जाते हैं, क्योंकि ये जैसे ही डाटा ग्रो हो रहा है उसके साथ ही आपका मॉडल लर्न कर रहा है। ठीक है, तो मेन इन चीजों का मकसद ये था कि हम दो कैटेगरीज देख लें, एक नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स और पैरामेट्रिक मॉडल। ठीक है, पैरामेट्रिक में हमने देखा कि वहां पे फिक्स्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे। ठीक है, और वो फिक्स्ड इक्वेशन समझ लें कि जिसकी बेस पे वो लर्न कर रहा था। और नॉन पैरामीट्रिक में कोई फिक्स्ड इक्वेशन नहीं थी ये। और वो जो पैरामीट्रिक होता है वो लेस फ्लेक्सिबल थे कि जैसे ही कोई डाटा बड़ा या कॉम्प्लेक्स हुआ तो वो फेल हो जाना उन्होंने। तो इसमें नॉन पैरामीट्रिक में ये है कि इसमें ना तो कोई फिक्स्ड इक्वेशन होती है, ये फ्लेक्सिबल भी ज्यादा होते हैं। जैसे ही डाटा ग्रो हो रहा होता है वैसे ही ये अडेप्टेशन कर करके इम्प्रूव होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें कि एक टीचर जो कि एक स्टूडेंट को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट को एक टाइम के बेस पे स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ साथ न्यू पैरामीटर्स लर्न करने में हेल्प करता है। मतलब एक टॉपिक्स देते जाता है ना स्टूडेंट को कि वो पहले इस चैप्टर को इस तरह पढ़े, ये टॉपिक पढ़े, ताकि एक सीक्वेंस के साथ वो लर्न करता जाए और वो ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे बच सके, उसमें जो रैंडम नॉइज आ जाए और रैंडम नॉइज ना आ सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई यहाँ पे और अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? एनीवन? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, वॉइस क्लियर। चलें ठीक। सर आप कुछ यहाँ पे अपने आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहें? नो सर, मोस्टली चीज़ आपने कवर कर ली है। तो अगर नेक्स्ट कोई पॉइंट हुआ तो मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। चलें ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का होता है। एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन या गेमिंग भी कहते हैं हम। तो जिसकी बेस पे हमने अपना जब ट्री बना रहे होते हैं तो रूट नोड की भी डिसीजन करनी होती है, फिर डिसीजन नोड कौन सा बनना है, लीफ नोड कौन सा बनना है। ठीक है, उनकी बेस, उनकी जो उनको चूज करना जो होता है ना, वो इन्हीं फार्मूलाज की बेस पे हम चूज करते हैं कि कौन सा हमारा जो है ना बेस्ट रूट नोड होगा, जिसकी बेस पे हमने मजीद स्प्लिटिंग करनी होगी, जिसकी बेस पे हमारा ट्री बनेगा। एंट्रोपी क्या है कि ये इम्प्योरिटी या रैंडमनेस या ऐसे समझने के जो अनसर्टेनिटी होती है डाटा सेट में, उसको मेजर करने के लिए एक पैरामीटर समझ लें या कोई फार्मूला ही समझ लें, वो होता है एंट्रोपी के। हमारे डाटा सेट में इम्प्योरिटी है, रैंडमनेस है या अनसर्टेनिटी कितनी है। ये बात भी बताता है कि कितनी मिक्स्ड क्लासेस जो हैं वो लेबल्ड है हमारे डाटा में, कितने मिक्स्ड क्लासेस जो हैं वो लेबल्ड हैं। और ये बेस्ट फीचर्स को स्प्लिट करने के लिए, मतलब ये कि जब आपका रूट नोड बनता है तब ही आप बेस्ट स्प्लिटिंग कर पाते हैं। और किन की इसके
जब ये एंट्रोपी आप चेक करेंगे, इस फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे और आप मैच करेंगे कि किस फीचर की जो है ना ज्यादा एक एंट्रोपी आ रही है, किसकी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आ रहा है, तो उसकी बेस पे बेस्ट फीचर्स की आप स्प्लिटिंग करने में आपको आसानी होती है, मतलब डिसीजन करना आपके लिए इजी हो जाता है। अगर हायर इंट्रोपी हो तो ज्यादा मिक्स्ड क्लासेस होते हैं, अगर लोअर इंट्रोपी हो तो मोर प्योरिटी होती है और एक डोमिनेंट क्लास हो जाती है। अब ये डिसीजन ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है, जो इंट्रोपी कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए कि जो डिसीजन ट्रीज होती हैं वो एक तो एंट्रोपी को कम करते हैं कि इसमें लेस एंट्रोपी आ जाती है, ताकि प्योर चाइल्ड नोड बन सके। और जो फीचर होते हैं, क्योंकि इंट्रोपी रिड्यूस हुई है, उनकी बेस पे ही बेस्ट फीचर जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको स्प्लिट किया जाता है। इसी रिडक्शन को जो एंट्रोपी हमारी रिड्यूस हो रही है, इसी रिडक्शन को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। वो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये टॉपिक है इंफॉर्मेशन गेन का। अब ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास को, डाटा सेट को, ठीक है, वो चीजें हम देखें। फर्ज करें कि एक डाटा सेट है जिसमें 10 यस है और 0 नो है, तो ये कंप्लीटली प्योर है, एंट्रोपी इसकी क्या होगी, 0 होगी। इससे हमने इजीली डिसीजन बना लिया कि हमारे पास 10 यस है और 0 नो है, ये कंप्लीटली प्योर है। अगर मिक्स्ड डाटा सेट आ गया जिसमें हाई इंट्रोपी आ गई कि 5 जो है वो यस है और 5 जो है वो नो है, ठीक है, अब उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने फिर एंट्रोपी निकालनी है कि कितनी एक इंट्रोपी आ रही है, क्या मैक्सिमम इंट्रोपी आ रही है, ठीक है। अगर मैक्सिमम इंट्रोपी होती है तो वो बहुत ज्यादा रैंडम होती है और हार्ड टू प्रिडिक्ट हो जाती है। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड करना चाहे। मेन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यही है कि हम इससे अपने डाटा सेट की इम्प्योरिटी या कोई अनसर्टेनिटी हो उसको मेजर करते हैं। अगर इसके एंट्रोपी हमारी 0 हो तो वो अ, जाहिर है कि वो प्योर हो गया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो वो रैंडम या हार्ड टू प्रिडिक्ट हो। और जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के डिसीजन ट्री में ये हो रहा होता है कि एंट्रोपी को रिड्यूस किया जा रहा होता है ताकि बेटर स्प्लिटिंग की जा सके। वो कॉन्सेप्ट क्या होता, क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन गेन। डिसीजन ट्रीज का एम ही यही होता है कि एंट्रोपी को मिनिमाइज से मिनिमाइज किया जा सके। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गेन। इस तरह एंट्रोपी क्या कर रहा था कि इंट्रोपी से हमें पता चल रहा था कि डाटा सेट में कितनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कितनी इम्प्योरिटी है। इंफॉर्मेशन गेन में क्या है कि वो जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी रिड्यूस हुई है जब आप डाटा को स्प्लिट कर रहे होते हैं फीचर्स की बेस पे। मीन्स के एंट्रोपी कितनी रिड्यूस हुई है जब आप अपना डाटा को एक फीचर्स की बेस पे स्प्लिट करते हैं। अब डिसीजन ट्री क्यों यूज करता है इंफॉर्मेशन गेन को, ताकि जो बेस्ट फीचर है जिसकी बेस पे हमने अपने ट्री को फर्ज करें, यहाँ पे बेस्ट फीचर क्या होगा, यहाँ पे देखें। अब ये जो रेनी है, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिटी, ये जो डिसीजन नोड बन रहा है उसमें बेस्ट फीचर्स की हाई होगा या नो नॉर्मल होगा, तो उस पे डिसीजन क्या बनेगा कि अगर हाई है तो बेस्ट फीचर यही है कि इसमें जो आउटपुट हमारी आएगी कि हमें गोल्फ नहीं खेलना पड़ेगा। अगर नॉर्मल होगी तो इसकी आउटपुट क्या आएगी कि यस के गोल्फ खेलेगा।
ये थोड़ी सी अगर मैथमेटिक्स में चले जाएं तो बस ये आप तक आप इतना ही समझ लें कि ये फार्मूलाज होते हैं जिनके बेस पे हम इंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन गेन देख रहे होते हैं। इंट्रोपी से हमें यही पता चल रहा होता है कि कितनी डाटा सेट में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अगर हम फिर उसको रिड्यूस कर दें तो वो हमारा इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगा। और डिसीजन ट्री इस इंफॉर्मेशन गेन को यूज करता है ताकि बेस्ट फीचर की बेस पे हम डाटा को स्प्लिट कर सके। और वो फीचर सिलेक्ट किया जाता है हाईएस्ट जो इंफॉर्मेशन गेन आएगी, जिसकी उस जिस फीचर की भी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन आएगी वही फीचर जो है ना एक मेन फीचर। जी सर हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है सर? सर आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन? सर हमजा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं खुद को अनम्यूट करके। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है सर आपका? ओके, हम आगे मूव करते हैं। जिसका हाई इंफॉर्मेशन गेन होगा तो हमारा वो बेस्ट फीचर होगा। जिसका लो इंफॉर्मेशन गेन होगा वो बैड फीचर होगा। और डिसीजन ट्री जो है ना ये सिलेक्ट कर रहे होते हैं हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे। और जिसकी जो है ना एंट्रोपी रिड्यूस हो उसका ही हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन होगा। धर्म का आपका? अच्छा, सही। डिसीजन ट्री की कुछ टाइप्स हैं। इसमें ID3, इसको टाइप कह लें या इसका दूसरा नाम कह लें, और एक कार्ट हो गया। ID3 का ये मतलब है आइटरेटिव डाइट्रोमिसर। इसका इस तरह का नाम था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। तो इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गेन को यूज किया जाता है ताकि बेस्ट फीचर हमें मिल सके, और उस फीचर को हमने स्प्लिट करना होता है। ये ज्यादातर कैटेगोरिकल जो डाटा होता है उसको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक फीचर को ही स्प्लिट किया जाता है। इसमें ये ज्यादातर जो क्लासिफिकेशन ट्रीज बनती हैं उनको प्रोड्यूस करता है कि एक टाइम पे एक फीचर को हमने स्प्लिट करना है। और कैटेगोरिकल डाटा ऐसे समझ लें कि यस नो के फॉर्म में ले लें, या बाइनरी शेप फॉल्स ट्रू की शेप में क्लासिफिकेशन, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन हो जाती है जैसे। अच्छा, कार्ड क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्रीज के लिए जो कार्ड ये मैंने लिखा हुआ है, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के ये कैटेगोरिकल डाटा जो क्लासिफिकेशन के लिए होता है, और रिग्रेशन कॉन्टिन्यूअस डाटा, ये दोनों के लिए वर्क करता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है गिनी इंडेक्स का, और मीन स्क्वायर एरर, जो कि हम रेग्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, जिनकी बेस पे वो उसमें स्प्लिटिंग करनी होता है नोड्स में। ये जैसे ID3 कौन से ट्री ले रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, वो क्लासिफिकेशन ट्रीज को प्रोड्यूस कर रहा था। जबकि कार्ट जो है वो बाइनरी ट्रीज को प्रोड्यूस करता है। और हार्ड नोड जो है वो दो में स्प्लिट कर हो रहा होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? ओके, तो अब ये जो डिसीजन ट्री है वो कैसे बना होता है? पहले तो ये है कि हमने एक रूट नोड सिलेक्ट करना होता है। जब एक
इनिशियलाइजेशन स्टेज होती है या बिगिनिंग की स्टेज होती है किसी भी ट्री की। नोड नोड सेलेक्ट किया, फिर हमने डिवाइड करना होता है उसको, दूसरे स्टेप पे स्प्लिटिंग करनी होती है ताकि उसे सब नोड्स में डिवाइड किया जा सके। थर्ड नंबर पे डिसीजन नोड, ये देख लें डिसीजन नोड ये बन गए। पहला रूट नोड बन गया, फिर उसकी हमने स्प्लिटिंग की, सब नोड बन गए। ठीक है, फिर जो डिसीजन नोड होता है फिर मजीद इसके सब नोड में फर्दर आपने स्प्लिटिंग करनी होती है, और जहाँ पे वो स्प्लिटिंग रुक जाए कि मजीद स्प्लिटिंग ना हो सके उसे हम लीफ नोड कहते हैं। और जहाँ से स्प्लिटिंग पॉसिबल हो वो होता है हमारा डिसीजन नोड। जहाँ पे स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हो रही, यहाँ पे पास करेंगे डिसीजन एक आ गया यस या नो की फॉर्म में या ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, तो वो हमारा लीफ नोड हो गया। और पांचवा स्टेप प्रोनिंग का कि वो अननेसेसरी सब नोड्स को हमने रिमूव करना होता है जिनकी बेस पे हमारे मॉडल में नॉइज आ जाते हैं या वो ओवरफिट होने लग जाता है। अब एक डिसीजन ट्री को बनाने के लिए फर्स्ट करेंगे, एक एग्जांपल मैंने ली थी कि फीचर्स की बेस पे दो क्लासेस हैं। एक फर्स्ट करें कि क्लासिफिकेशन की एक प्रॉब्लम होगी कि साइज हो गया और कलर की बेस पे उसने प्रिडिक्ट करके देना है कि क्या क्लास रेक्टेंगुलर शेप की होगी या सर्कुलर शेप की होगी। अब रूल्स जो डिफाइन हो रहे होते हैं वो कैसे, रूल्स कैसे डिफाइन हो रहे होते हैं कि इस तरह की कोई कंडीशन दे रहे होते हैं कि क्या साइज 2 से बड़ा हो तो वो इस तरफ कोई नोट बनेगा, या इस तरफ कोई हमने अगर साइज 2 से बड़ा हो, ठीक है, तो ट्रू हो तो क्या हमारा डिसीजन होगा, और फॉल्स हो तो क्या हमारा डिसीजन होगा। इस तरह की हम रूल्स बना रहे होते हैं डिसीजन ट्री में। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अगेन वही कंस्ट्रक्शन आगे के स्टार्ट हम रूट नोड से करते हैं, फिर पॉसिबल जितनी भी स्प्लिटिंग हो सकती है हम वो स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, फिर उस स्प्लिट उस फीचर को जिसका हाईएस्ट गेन हो, इंफॉर्मेशन गेन हो, उसको चूज करते हैं। फिर मजीद सब नोड्स में उसको डिवाइड करते हैं ताकि हमारा जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, फाइनल आंसर नहीं आ जाता, तब तक हमने उसको स्प्लिट करते करते रहना होता है। अब प्रिडिक्शन कैसे की जाती है कि इनपुट कोई न्यू डाटा दिया जाता है, ठीक है, फिर ट्राइवर्स किया जाता है ट्री को, जो हमने ऊपर रूल्स बनाए हैं ना उनकी बेस पे। और लीफ नोड, ये जो फाइनल डिसीजन आ रहा होता है इस नोड पे, ठीक है, वो लीफ नोड होता है। वहां पे जो क्लास की प्रोबेबिलिटी आएगी, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई 0.5, ठीक है, यस या नो की फॉर्म में, वो हमारा फाइनल एंड में प्रिडिक्शन होगी उस मॉडल की। एडवांटेजेस लिमिटेशन से पहले जो है ना, आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट होता है ओवर फिटिंग का, अंडर फिटिंग का और स्प्लिटिंग का डिसीजन ट्री में। ओवर फिटिंग में ये है कि एक तो ट्री जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है, और नॉइज आ जाती है आपके जब ट्रेनिंग डेटा पे आप का मॉडल सही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, टेस्टिंग डेटा पे वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरफिटिंग का कि न्यू अनसीन डाटा पे हमारा मॉडल जो है वो फेल हो जाता है। अंडर फिटिंग में क्या होता है कि जो आपका ट्री बना है वो बिल्कुल ही सिंपल सा बन गया है, उससे कोई इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, वो पैटर्न्स हैं डाटा के, वो भी कैप्चर नहीं हो पा रहे। ये कॉन्सेप्ट होता है अंडर फिटिंग का। इसमें ट्रेनिंग डाटा पे भी और टेस्टिंग डाटा पे भी परफॉर्मेंस दोनों पे पुअर हो जाती है मॉडल की, जब मॉडल हमारा अंडर फिट हो रहा हो।
किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो। हमने एक KNN का जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तब हमने बायस और वेरिएंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इन दोनों चीजों को हमने बैलेंस करना होता है, तब ही हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है और बेस्ट मॉडल हमारा बनता है। अगर हाई वेरिएंस हो, लो बायस हो, तब भी ओवर फिटिंग हो जाती है। अगर बायस हाई हो जाए, वेरिएंस लो हो जाए तो अंडर फिटिंग हो जाती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? स्प्लिटिंग का मैंने बता दिया कि स्प्लिटिंग किस तरह करता है कि जो डिसीजन ट्री है कि बेस्ट फीचर एक तो सिलेक्ट करना होता है। वो किस बेस पे सिलेक्ट हो रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन गेन जिसका हाईएस्ट हो रहा हो या गेमिंग इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट हो, उसकी बेस पे वो एक मेन फीचर आ गया, उसकी सिलेक्शन की बेस पे हमने मजीद नोड को स्प्लिट करना होता है। अब ओवरफिटिंग को डिसीजन ट्री में कैसे कम किया जा सकता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। क्योंकि डिसीजन ट्री जो है वो एक पावरफुल है, लेकिन इसमें हमें केयरफुल भी होना पड़ता है कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट ना कर रहा हो। तब भी करेगा जब मॉडल ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए या उसमें नॉइज आ जाए, वो न्यू डाटा पे से परफॉर्म ना कर रहा हो, तो मतलब वो ओवरफिट कर रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए ओवरफिटिंग से मेथड यूज किया जाता है मैक्स डेप्थ लिमिटेशन, फ्री डेप्थ कंट्रोल भी इसे कहते हैं। प्रोनिंग का एक पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अननेसेसरी जो ब्रांचेस बन रही है उनको रिमूव कर दिया जाए, ताकि हमारा जो ट्री है वो ज्यादा कम्प्लेक्स ना हो बल्कि सिंपल हो जाए। जो अननेसेसरी ब्रांचेस हैं वो रिमूव कर दी जाए। एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है क्रॉस वैलिडेशन का। इन मेथड से काम यही लिया जाता है कि हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट ना हो। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई बता सकता है क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? आप लोगों में से कोई ऐड करना चाहे? एनीवन? उनको अनम्यूट करके आप बता सकते हैं क्रॉस वैलिडेशन। किसी को कोई आइडिया हो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? थोड़ा सा भी अपना आइडिया देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी एक समझ आ रही है, या आप से भी हमें कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है। ये जो प्लेटफॉर्म है आई कोड गुरु का, ये है इसीलिए कि हम एक दूसरे से जो पॉइंट्स हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ के पे कोई ना टीचर होता है ना स्टूडेंट होता है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी पॉइंट आ रहा है, जैसे क्रॉस वैलिडेशन, वैलिडेशन से आपको क्या समझ आ रही है इसमें, तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। जी जी। जी सर आप। वैलिडेशन से मतलब सर कोई चीज़ को जो है वो चेक किया गया हुआ है और इस्तेमाल होने के काबिल है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन डिसीजन ट्री में फर्ज करेंगे, एक ट्री बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन आपको क्या समझ आ रही है कि फर्ज करेंगे एक रूट नोड बन गया, ये डिसीजन नोड्स बन गए, फिर उनकी मजीद स्प्लिटिंग होती गई, वहां तक स्प्लिटिंग होती गई जब तक हमारा आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पे वैलिडेशन कहाँ पे हो रही होगी?
आई थिंक सर लास्ट पर हो रही है, जहाँ पर ये जी खत्म हो रही है ये चेन। जी, इसमें वैलिडेशन में ये होता है कि आपने जो डाटा स्प्लिट किया है ना, ठीक है, एक ट्रेनिंग में और एक वैलिडेशन सेट आप बना लेते हैं कि एक ट्रेनिंग में से ही एक कुछ थोड़ा सा सेट आप जिस पे आप फर्ज करें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि ये ये जो नोड है, ऐसे समझ लें कि एक ट्रेनिंग सेट है, ठीक है। मजीद आपने इसको क्या करना है कि एक थोड़ा सा इसमें से आपने वैलिडेशन सेट के तौर पर ले लेना है, ताकि जब आप एक मजीद स्प्लिटिंग कर रहे हो, ये एक साइकिल बन जाए कि पहले तो ये चेक करे कि क्या इस वैलिडेशन सेट पे ये काम कर रहा है कि नहीं हमारा मॉडल, ठीक है, तब ही जाके आगे जो है ना वो स्प्लिट हो या आगे के जो काम है वो कर सके। वैलिडेशन का मकसद यही होता है, क्रॉस वैलिडेशन का। जैसे आपने कहा ना कि डेप्थ से हमें पता चलता है, इसका मकसद यही होता है कि सबसे ऑप्टिमल जो ट्री की डेप्थ बन रही होती है ना, जहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा आ रही होती है, ठीक है, एक्यूरेसी वहीं पे डेफिनेटली आएगी जहाँ पे हमारा आंसर सही आ रहा होगा, मॉडल सही प्रिडिक्ट करके दे रहा होगा, तो वहां पे ये क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हमने यहाँ पे तीन चार कॉन्सेप्ट ही पढ़े कि एक ओवरफिटिंग का, ओवरफिटिंग ये है कि हमारा मॉडल मेमोराइज कर रहा हो, अनसीन डाटा पे सही वर्क ना कर रहा हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, ये अगर कल को आपने प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू भी करना है ना, ये सिंपल से क्वेश्चन भी है ना, यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। मेरा एक हुआ था तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये था कि ओवरफिटिंग कब करा होता है आपका मॉडल, ठीक है। ये जो सिंपल सिंपल से थोड़े से क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आपने थोड़ा सा माइंड में रखना होता है। फिर ये है कि अगर ओवरफिट कर भी रहा हो तो उस पे आपने कैसे ओवरकम करना है, या आप अपने डाटा सेट को चेंज करेंगे या कोई और जो है ना पैरामीटर्स यूज करेंगे, कोई मेथड्स यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपका मॉडल अंडरफिट कर रहा हो तब भी सही नहीं है कि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। आई होप यहाँ तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑडियंस जो है ना वो नॉन टेक्निकल भी होते हैं। मेरे कोर्स का मकसद यही है कि मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसकी जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो दे सकूँ। बाकी हमें कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर तो बनना नहीं है, हमारा वहां तक काम है जितना हमसे कल को कोई क्वेश्चन भी पूछे तो हम उसका जवाब दे सकें। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आज के हमने लेक्चर में यही चीज देखी कि डिसीजन ट्रीज कैसे बनते हैं, ठीक है, उसमें हायरार्की कैसे डिफाइन की जाती है, उसमें डिसीजन रूल्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि स्प्लिटिंग करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, इंट्रोपी और इंफॉर्मेशन के इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हमने पढ़े। फिर अगर मॉडल जो है ना ओवरफिट कर रहा हो तो उसको कैसे हमने ओवरकम करना है, उसके लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। थ्योरी यहाँ तक थी। किसी का कोई क्वेश्चन है? अब ये देखिए ना, ये जो फॉर्मेशन हो रही है हमारे ट्री की कि एक रूट नोड बन रहा है, फिर डिसीजन नोड्स बन रहे हैं, फिर उसमें से हमने लीफ नोड बना रहे हैं, लीफ नोड वहां पे जहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब यही इम्प्लीमेंटेशन हम कोड में जाके देखते हैं। कोड कोड वाली फाइल शो हो रही है या स्लाइड शो हो रही है, कोई बता सकते? एनीवन? कोड शो हो रहा है? यस सर। हाँ जी। तो हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वही इम्प्लीमेंट करते हैं आज
सिर्फ डिसीजन ट्री का ही हमने पढ़ा। एक डाटा सेट मैंने लिया है, डायबिटीज डाटा सेट। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसे ये पता ना हो कि डाटा सेट कहाँ पे मिलते हैं, या यहाँ पे कोई न्यू हो जिससे मशीन लर्निंग का ही आइडिया ना हो, डाटा सेट का आइडिया ना हो कि कहाँ से मिलते हैं। यस सर, मैं हूँ ना। हाँ पैसा। चले सर, ये जो डाटा सेट होते हैं ना, एक कैगल की वेबसाइट होती है, गूगल पे अगर आप सर्च करें ना कैगल, ठीक है, वहाँ पे बेंचमार्क डाटा सेट पहले से ही अवेलेबल है काफी सारे, ठीक है। तो सर, जिसकी बेस पे जिसकी बेस पे आप कोई भी मॉडल बना रहे हैं ना, आजकल जो भी मॉडल बना रहे हैं वहाँ पे हर तरह का डाटा मिल जाएगा। आपको खुद से डाटा सेट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उसमें से कुछ रिसर्चर्स ऐसे भी होते हैं जो इनका काम सिर्फ डाटा सेट ही बनाना होता है। वो डाटा सेट बना के पब्लिकेशन करते हैं कि हमने ये डाटा सेट हमने बनाया था, फिर वो सेल भी करते होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और रिसर्चर्स होते हैं जो कि उन्हीं डाटा सेट की बेस पे मॉडल्स पे वर्किंग कर रहे होते हैं, न्यू से न्यू मॉडल्स बना रहे होते हैं। अब मॉडल्स यही होते हैं कि छोटे से मॉडल से बनाते बनाते फिर कल को इस लेवल तक टीम बढ़ जाती है कि हमारे पास चैट जीपीटी भी आ जाते हैं, ठीक है, वो भी तो एक मॉडल ही हो गया। तो 80% जो स्टेप्स है ना मॉडल ट्रेनिंग के, वो सेम होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने पहला पहला स्टेप ये होता है कि डाटा सेट लेना होता है, कहाँ से लेना है, गूगल से मिल जाएगा या अपना डाटा सेट बनाना, फिर उसको लोड करना है। देन एक और स्टेप होता है कि उस डाटा सेट पे हमने कुछ टास्क परफॉर्म करने होंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करना होगा, उस डाटा को हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए स्प्लिट भी करना होगा कि कौन सा हमारा डाटा जो है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, और कितना एक डाटा जो है ना हम जिसके बेस पे अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे, उसके लिए हम स्प्लिटिंग करते हैं। फिर देखते हैं कि जो डाटा सेट हमारे पास आया भी है ना, वो अब सही तो नहीं हो सकता। कौन कह सकता है कि वो 100% सही है, उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं। पास करें सैलरीज हैं तो किसी पर्सन की वहां पे सैलरी कोई मिस हो जाती है, या कोई ऐसा भी होता है कि बाकी लोगों की 50,000 सैलरी है और कुछ 2-3 लोगों की जो है ना 10 लाख सैलरी आ गई उस डाटा में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आउटलायर का कि 99% लोगों की तो सही सीक्वेंस में आ रही है सैलरी, और जो 2-3 बंदे हैं उनकी तो लाखों में आ गई या मिलियंस में आ गई है, वो कॉन्सेप्ट होता है आउटलायर, ठीक है। उसी के लिए हम डाटा प्रोसेसिंग, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्ड स्केलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट प्री प्रोसेसिंग का जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था, ईडीए का पढ़ाया था, उसमें ये इन डिटेल हमने कवर किए थे, ठीक है। वही चीजें जो है ना 80% या 70% कोड जो है हम सेम ही लिख रहे होते हैं जब भी मॉडल ट्रेन करते हैं। हमने बस यहाँ पे चेंज करना होता है कि सेकंड हैंड से कौन सा मॉडल या कौन सा एल्गोरिदम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करना होता है। जैसे आज हमने पढ़ा डिसीजन ट्री का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर का एक मॉडल या ऐसे हमने एल्गोरिदम जो कि बिल्ट इन होते हैं इस सेकेंड लाइब्रेरी में ही, वहां से हमने इंपोर्ट करने होते हैं। यहाँ पे अगर मैं रेग्रेशन का कोई मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेग्रेशन वाले का नाम लिख दूंगा, लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, इसी तरह कोई भी, ठीक है। देन हमारा काम होता है जब मॉडल करना कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कि उसके पर्सियन, उसके रिकॉल, एफ स्कोर। यहाँ पे कुछ न्यू लोग हैं तो उन्हें ये चीज नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन अब मेरे साथ इसी कोर्स में रहेंगे ना तो ये जो न्यू न्यू टर्म्स मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह ऐसा ऐसा साथ साथ कवर करा दूंगा। और यहाँ पे ये मकसद होता है कि अगर किसी को कहीं पे भी समझ नहीं आ रही तो वो लाजमी पूछे। अच्छा, इंपोर्ट कर लिया हमने लाइब्रेरीज को, डाटा सेट हमने लोड कर लिया, फिर हमने डाटा की देखना है कि वो किस तरह का डाटा है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देखनी है, ठीक है। उसके लिए हम df.info लिख देते हैं कि किस डाटा फ्रेम जो है ना उसका पांडास का क्या है। df.head क्या करता है कि जो आपके पास डाटा है
ठीक है, उसके पहले जो 5 या 10 कॉलम्स हैं जितने आप लेना चाहते हैं, उसमें जो डाटा है वो शो करा देता है df डॉट हेड। अब मैंने बताया कि कुछ वैल्यूज मिसिंग भी हो सकती है हमारे डाटा सेट में। ठीक है, तो उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया जाता है। पहले तो ये इस नल डॉट सम ये क्या करता है कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं डाटा में उसको डिटेक्ट करता है। अब कुछ मीडियन मोड या एक और भी होता है कि क्या नाम था उसका, के नियरेस्ट, इस तरह का नाम था। थर्ड मेथड भी होता है कि हमने जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको कैसे फिल करना है, या तो मीडियम से या मोड से। ये कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो पूछ सकता है। मीडियन मोड के वैल्यूज की बेस पे जो है ना, जो मिसिंग वैल्यूज हमारे डाटा में है उनको फिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि डाटा प्रिपेयर हो गया, उसमें कुछ फीचर्स जो कि नेसेसरी नहीं है, या कुछ चीजें जो हम अपने प्रिडिक्ट करनी है, जैसे कि टारगेट वेरिएबल हम बना रहे हैं, वाई होता है, जो वाई हमेशा टारगेट वेरिएबल के तौर पर हम लेते हैं। ठीक है, कि हमारी आउटकम या टारगेट वेरिएबल क्या होगा, वो चीज। स्टैंडर्ड स्केलिंग के नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है अपने डाटा की, कहीं पे आउटलायर्स हैं तो उनको डील करना है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के लिए हमने स्प्लिटिंग करनी होती है डाटा की। यहाँ पे जैसे मैंने स्प्लिट कर दी कि 70% डाटा जो है, 0.3 रेशो का मतलब ये है कि 70% डाटा मैं ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ और 30% डाटा मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ तक जितने भी स्टेप्स हमने ऊपर किए हैं ना, ये हर एक मॉडल ट्रेनिंग के वक्त यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट एक दो स्टेप्स जो है वो, कि हम मॉडल कौन सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर, वही मॉडल हमने इंपोर्ट ऊपर जो किया था वहाँ वही यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, और वही मॉडल हमने फिट कर देना है किस पे, जो ट्रेनिंग डेटा है, एक्स ट्रेन के लिए और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन का ये मतलब है कि जो ट्रेनिंग डेटा है जिसकी बेस पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है, उस पे क्या प्रेडिक्शन आएगी मॉडल की। ये वाई ट्रेन जो है वो प्रिडिक्शन के लिए शो कर रहा है कि ट्रेनिंग डेटा पे क्या प्रिडिक्शन आएगी। ठीक है, एक टेस्ट एक्स टेस्ट है और एक वाई टेस्ट है। ठीक है, एक्स टेस्ट के टेस्टिंग पर्पज के लिए जो डाटा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये, और ये वाई जो है टारगेट वेरिएबल, वाई टेस्ट के टेस्टिंग डाटा पे क्या प्रिडिक्शन है। वाई जहां भी यूज हो रहा हो समझ लें कि वहां पे प्रिडिक्शन के लिए हम यूज करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? बस यहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। फिर एवेल्युएशन के लिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं, उसको टेस्टिंग डाटा पे और ट्रेनिंग डाटा पे प्रिडिक्ट करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी आई, उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैसी बनी है और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आई 70%, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए हम कोई और मॉडल, जहाँ पे हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर लिखा था वहाँ हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख दें या केएनएन लिख दें। फिर हम डिफरेंट मॉडल्स पे एक्यूरेसी चेक करते हैं कि किस कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करने पे, कौन सा मॉडल यूज करने पे हमारा जो मॉडल बन रहा है मशीन लर्निंग का, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है। वो कंपैरिजन किए जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये लास्ट वाला स्टेप ऑप्शनल ही है। इसमें क्या होता है कि जो आपने ऊपर मॉडल बनाया है, एक तरह से ट्री ही बना होगा, तो उसकी पीडीएफ भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये पीडीएफ जब ये रन करेंगे ना, आपको पीडीएफ कहाँ बनेगी, जहाँ पे आपका जो आपकी गूगल ड्राइव है ना वहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे आज का कोड रन करने से ये पीडीएफ बनी, इस तरह का ट्री जो है ना शो होगा। ये शो हो रहा है ना ट्री? इस तरह की जो है ना वो ट्री बन जाएगा आपका। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
या किसी का कोई फीडबैक? एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी की कोई फीडबैक हो, फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं। सर आपको समझ आई? आज आपका पहला दिन था सर मोहम्मद फारूक। जी बिल्कुल सर, मेरा पहला दिन था पर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जी जी इंशाल्लाह सर, अगर रेगुलर आप, रहेंगे तो। आपकी फील्ड कौन सी है सर वैसे? मेरा सर BS इकोनॉमिक्स है। यस, इकोनॉमिक्स। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही एक प्रोफेसर की पोस्ट देखी जो कि इकोनॉमिक्स बिजनेस का था। इकोनॉमिक्स इसी तरह होता है ना, बिजनेस टाइप कोई चीज, ऐसी फील्ड है जी ना सर? बिल्कुल। तो उसने कोई ऐसा एआई के साथ जो है ना, उसने कोई काम करना था, उसका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था, कोई ऑपरेशनल रिसर्च इस तरह का कोई पता नहीं था। कोई ऐसा होता है सर कोई? ऑपरेशनल रिसर्च इकोनॉमिक्स में तो नहीं, ये बिजनेस की तरफ पर होगा। जी जी, मतलब एक आपकी फील्ड के रिलेटेड ही होगी ना, वो तो थोड़ा एडवांस लेवल पे होगी ना, एक स्पेशलाइजेशन। हाँ जी तो बिल्कुल। तो ये मशीन लर्निंग एआई जो है ना, डॉक्टर जफर शायद इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आज के दौर में अगर आपको ये चीजें नहीं आती ना, तो आप जी बाकी दुनिया की भीड़ में सेम ही है। इसलिए जी बिल्कुल कोशिश सर, करें। मैंने खुद जो है अभी अभी कोडिंग स्टार्ट की हुई है पाइथन और VS कोड। इस पर तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। VS आप कोड सिर्फ चला रहा इस हूँ पर लेक्चर उसका में, समझ नहीं आ रहा जी है। जी, जी जी सर, आप पास अभी 1-2 महीने ना ऐसे ही करते रहे। अब ये मेरा लेक्चर है ना, अभी मेरा मतलब मेन एडवांस पे जा रहा हूँ मशीन लर्निंग में। अगर जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट कोई न्यू टर्म सुनते हैं ना, आप समझ नहीं आ रही, आप मुझे टोक के पूछें कि सर आपने ये चीज पहले पढ़ाई होगी, मैंने नहीं ली लेक्चर, आप मुझे दोबारा बता दें। हमारा ये काम है आपको दोबारा बताएं। ठीक जी है सर सर? बिल्कुल। जी हाँ, सर। और आप इसमें अगर रेगुलर रहे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब आप कल, मेरा यही काम है कि मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद पहले सीखता हूँ फिर आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये जी मुझे सर। तब पता चला जब मेरे प्रोफेसर के साथ मीटिंग हुई। ठीक है, प्रोफेसर को मैंने इस चीज की रिकॉर्डिंग भेज दी कि मैंने मशीन लर्निंग खुद सीखता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। प्रोफेसर इम्प्रेस हो गया। जी सर। उसका वर्किंग इसी चीज पे थी। उसने कहा ये हम्म। तो बंदा सही है कि खुद भी पढ़ रहा है, पढ़ा भी रहा है, साथ साथ इसकी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो प्लीज इस सर तरह ये चीजें वर्क करती इंट्रोड्यूस हैं योर सर। सेल्फ, योर बैकग्राउंड सर। सर मेरा बैकग्राउंड आईटी से है। मैं अभी 7th सेमेस्टर के एग्जाम मेरे एक रहता भी है, फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। अच्छा। जी सर। और फील्ड कौन सी है सर? आईटी। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी सर। अच्छा, तो आप तो माशाल्लाह बहुत जो है वो आहिस्ता